आरजेएस 2021-22 का जो अंतिम परिणाम घोषित किया गया उसमें आप लोगों के सामने विराजमान किरण प्रजापति का 21वीं रैंक से वो चयन हुआ है अंतिम रूप से। आयुषी देवपुरा का 23वीं रैंक से वो चयन हुआ और दोनों का फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ है। प्रथम प्रयास के अंदर जो है ये पहला ही इनका अटैम्प्ट था दोनों कैंडिडेट्स का। फर्स्ट इंटरव्यू था, फर्स्ट मेन एग्ज़ाम था और उसमें अंतिम रूप से जो है 21वीं और 23वीं रैंक से चयन हुआ है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। पिछले कई दिनों से जो कंटिन्यूस यूट्यूब पे वगैरह मैसेज आ रहे थे कि सर केवल इंग्लिश मीडियम का ही कैंडिडेट्स का चयन होता है क्या, हिंदी मीडियम का नहीं होता। तो किरण का मीडियम है वो हिंदी है, हिंदी मीडियम से है वो चयन हुआ है 21st रैंक से। तो ये हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि केवल इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का ही वो चयन होता है। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का होता है, मेहनत जो करते हैं वो सक्सेस तक पहुंचते हैं। रैंक भी मायने नहीं रखती, चाहे फर्स्ट और चाहे है वो पीछे की रैंक से हुआ है। पहली रैंक से लेके और 120वीं रैंक तक के सारे आरजेस हैं और सबको बराबर सैलरी और बराबर उनको है वो भत्ते, विशेषाधिकार सब कुछ बराबर है। जैसा आरएएस और आईएएस के अंदर जो है अच्छी रैंक वाले जो आईएएस बनते हैं या आरएस बनते हैं, देन सेकंड कैटेगरी के जो आईपीएस या आरपीएस, फिर थर्ड कैटेगरी आरटीएस एटसेट्रा, ऐसा जुडिशरी में नहीं है। यहाँ फर्स्ट और लास्ट रैंकर जो है वो सारे इक्वल स्टेटस है वो रखते हैं। तो ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत खुशी का विषय है और केडी एडवांस लॉ संस्थान और आप सभी के लिए वो हर्ष और खुशी का वो विषय है कि खूब सारे स्टूडेंट का चयन हुआ इस वो भर्ती में। 120 सीटें थी, लिमिटेड सीटें थी, बट इस सब के पीछे बहुत है वो अथक प्रयास और लंबी मेहनत, लंबी संघर्ष का है वो परिणाम है। ये पिछले 1-1.5 साल से कंटिन्यू इनका जो एफर्ट्स था वैकेंसी आने से पहले से भी, क्योंकि पिछली बार की वैकेंसी 2019 में कंप्लीट हो गई थी, तो उसके बाद से ही नेक्स्ट वैकेंसी के लिए कैंडिडेट्स ने वो तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। तो लगभग आप ये मान लो कि ये 1 साल की तैयारी नहीं है, पिछले 2-2.5 साल की इनकी जो तैयारी थी उसका परिणाम है। और वैकेंसी आने के बाद तो और एफर्ट्स इन्होंने वो तेज़ किए। इसीलिए जो है वो प्रीलिम्स में आप लोगों ने नोट किया होगा कि मेरिट भी बहुत हाई गई थी इस बार। जनरल की कट ऑफ 72 रही थी और ओबीसी की 67 रही, जो एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर थी। हम 65 के आसपास मान रहे थे जनरल की कट ऑफ, ओबीसी 60 के आसपास मान रहे थे, तो उससे बहुत। और इवन मैन की जो कट ऑफ थी ये भी ऊपर रही हमारे वो अंदाज से। मैं 140 के आसपास जनरल की मान रहा था, 148 जनरल की कट ऑफ रही और ओबीसी की 140 के आसपास रही थी। और फाइनल सिलेक्शन की जो कट ऑफ थी वो भी आपने देखा हो कि हर एग्ज़ाम में बढ़ रही है। जनरल की कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन की 178 आसपास रही इस बार, ओबीसी की 164 आसपास रही है। तो जो फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ भी डे बाय डे है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि सीटें लिमिटेड थी, 120 सीटें थी तो और कंपटीशन है वो टफ था। फिर 3 ईयर कंप्लीट हो चुके थे पिछली वैकेंसी से, तो खूब सारे कंपटीटर है वो तैयार हो चुके थे उन 3 इयर्स के गैप के अंदर। बट उन सब बातों को दरकिनार करते हुए और इनकी अथक प्रयास और कड़ी मेहनत के आगे जो है वो रिज़ल्ट इनको है वो मिला है और ये जो रैंक 21वीं और 23वीं रैंक से ये चयनित हुए, बधाई के पात्र है। और बहुत ज़्यादा समय लिए बिना जो है मैं पहले किरण को है वो आमंत्रित करता हूँ कि वो आपको सक्सेस स्टोरी के बारे में या अपने सफलता की जो है अर्जित करने की, इस तरफ आ जाइए, सफलता जो इन्होंने अर्जित की और ये मुकाम जो हासिल किया है, तो उसमें संक्षिप्त शब्दों में आपको बताया कि कैसे तैयारी की इन्होंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की और किस तरीके से कॉन्फिडेंट थे ये अपने सिलेक्शन को लेके, वो बताएंगे आपको तैयारी के बारे में। इनका जो अनुभव है वो आपके साथ है वो साझा किया जाएगा। और उससे पहले जो है
किरण का मैं माला देकर है वो सम्मान करता हूँ इस मुकाम को है वो हासिल करने के लिए, और ये एक गुलदस्ता बैठ करके। यस, अब किरण आपको जो है इनका चयन आरजेएस में जो हुआ, आप इनकी सफलता की जो स्टोरी है या कहानी है उसके बारे में आपको है वो अपना अनुभव है वो शेयर करेगी। बताइए। हेलो, आवाज़ आ रही है? जोर से बोलिए थोड़ा। हेलो, ठीक है सर। सबसे पहले तो आपको थैंक यू। थोड़ा जोर से बोलना है ना सर। ठीक है, अब ठीक है, आ रही है आवाज़? ठीक है। सबसे पहले तो सर आपको थैंक यू। सर आपका बहुत अहम रोल है इंटरव्यू को लेकर। तो सर मैं, जैसे मैंने आते ही कहा कि जो आपने जो बताया वो ही हमारा इंटरव्यू, पूरा इंटरव्यू वैसा ही रहा जैसा हमारा यहाँ एक्सपीरियंस था वैसा ही था। और सेकंड थैंक यू ये कि सर मुझे ये मौका मिला कि मैं, जैसे सर ने कहा कि हिंदी मीडियम के बच्चों को लेकर ये था कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे डिमोरलाइज हो रहे थे कि हिंदी मीडियम का कोई नहीं है कि जिसका सिलेक्शन हुआ है तो सर आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आके आप लोगों से रूबरू हो सकूँ, इसके लिए सर थैंक यू। मेरा ये है कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने 3 ईयर LLB की है, हिंदी मीडियम से की है, और शुरू से ही मैं हिंदी मीडियम से ही की स्टूडेंट हूँ। तो प्रीलिम्स तो ये है कि आपको, जैसा मैंने पहले भी देखा कई आए हैं आरजेएस के सिलेक्टेड कैंडिडेट, उन्होंने बताया कि बैरेक पे आपको कमांड रखनी है, और ये सही है कि प्रीलिम्स में बैरेक पे ही कमांड होनी चाहिए। आपको बैरेक्ट ही सही से बिल्कुल अच्छे से किया हुआ होना चाहिए। हिंदी मीडियम के लिए ये है कि डिग्लट जो बैरेक्ट आते हैं वो दोनों पढ़े, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़े। हिंदी में पहले रीड कर ले, फिर इंग्लिश में भी रीड करें, क्योंकि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन होते हैं, आपको हिंदी में आंसर लिखना है, लेकिन लॉ आपको इंग्लिश के वर्ड्स भी आने चाहिए लॉ में। आपको बिना उनके आप, क्योंकि हिंदी में लॉ के जो वर्ड्स हैं कुछ बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, तो आपको इंग्लिश में भी उनको आना चाहिए। तो दोनों की रीडिंग करें। दूसरा ये है कि नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स में ये है कि जो चीज़ आपको डायरेक्ट में ही मिल रही है, जैसे प्रोसीजरल लॉ है, CRPC और CPC, मैंने उनके कभी नोट्स नहीं बनाए। उनमें भी जो ऐसी चीज़ जो आपको डायरेक्ट में नहीं मिल रही है आप उनके नोट्स बना सकते हो। जैसे CPC में रेस जुडिकेटा है, उसके आप नोट्स बनाइए, क्योंकि वो डायरेक्ट के अलावा बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट है, तो उसके आप नोट्स बनाइए। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट में ही आप कुछ अपना कुछ दिमाग लगा कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको मेरी बता देती हूँ। मैंने 3 कलर के हाइलाइटर पेन यूज़ किए, और तीसरी बार की रीडिंग में, फर्स्ट टाइम नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट लगती है, तीसरी बार की रीडिंग में मैंने हाइलाइटर का यूज़ किया। CPC में डेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो रेड हाइलाइटर से डे को हाईलाइट कर लिया, कुछ कम इंपॉर्टेंट को किसी ब्लू हाइलाइटर से, और जो कम इंपॉर्टेंट है उसको अलग हाइलाइटर से। तो मेरे डायरेक्ट में ही नोट्स बन गए। तो मुझे जब मैंने रिवीजन किया, आपको CPC में फर्स्ट टाइम डर लगता, हमें भी बहुत डर लगता था CPC के नाम से कि CPC कैसे पढ़ेंगे, लेकिन आप ये मानिए CPC एक दिन में रिवाइज हो जाती थी हमारी एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि हमने नोट्स इस तरीके से बना लिए थे और डायरेक्ट में ही बना लिए थे। और जो चीज़ें डायरेक्ट में आप नहीं होती, डायरेक्ट से थोड़ी ज़्यादा पढ़नी होती है, रेस जुडिकेटा, रेस सब जुडाइज, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड रिटर्न ऑफ प्लेंट में डिफरेंस, इनके आप नोट्स बनाइए। जो आपको डायरेक्ट में नहीं मिल रहा उनके आप नोट्स बनाइए, जो डायरेक्ट में आप उसको सिर्फ डायरेक्ट से पढ़ें, नोट्स में आप टाइम वेस्ट ना करें। तो प्रीलिम्स के लिए तो यह है, एक केस लो पे, जो सुप्रीम कोर्ट की केस लो, एक तो लीडिंग केस लो और एक करंट केस लो, उन पे आपको फोकस रखना चाहिए। इस बार प्रीलिम्स में केस लो नहीं पूछे थे, तो ऐसा था, मैंने भी देखा था, जो मेरे साथ स्टूडेंट मेंस दे रहे थे उनका ये था कि केस लो पूछते ही नहीं है तो हम इतना फोकस क्यों करें। लेकिन मेंस में एक क्वेश्चन था क्रिमिनल में, जो रॉबरी का था, वो सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट केस था गणेशन वर्सेस स्टेट, उसकी जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी उस पे प्रॉब्लम देख के वो केस पूछा था, रीसेंट था, अभी 2021 में ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। तो आपको कहीं ना कहीं आपको काम आएंगे, प्रीलिम्स में नहीं आया मेंस में काम आएगा, मेंस में भी नहीं आया तो इंटरव्यू में काम आएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आपको पढ़ने। बुक्स के लिए ये होता है कि बुक्स कुछ सब्जेक्ट की रेफ़र करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बुक से पढ़ा है, JN पांडे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, सेकंड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट बुक से पढ़ा है, उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप बुक से क्लियर कर सकते हैं। TP बुक से पढ़ा है मैंने, IPC बुक से पढ़ा है। और एक ये है कि मैं हिंदी मीडियम की हूँ, तो हिंदी की बुक्स भी पढ़ी है और मैंने इंग्लिश की बुक्स की भी रीडिंग की है, क्योंकि इंग्लिश आपको करनी तो है, अच्छी तो करनी है ना, तो इंग्लिश की बुक की भी मैंने रीडिंग की है।
तो इंग्लिश की बुक आप स्टार्टिंग में नहीं, और आप ये मानना कि हमें इंग्लिश का एक डर ही रहता है। आप एक बार लॉ को पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, हिंदी बुक से पढ़ लो, उसके बाद अगर आप इंग्लिश की बुक की रीडिंग भी करोगे तो लॉ की बुक्स आपको सब कम से कम समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, बचपन से मेरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से ही हुई है, तो समझ में आ जाती है। लॉ की तो आ ही जाएंगी, तो इंग्लिश की बुक्स की भी आप रीडिंग करो। मेंस में इंग्लिश ऐसे का जो होता है रोल, उसमें ये होता है कि जब मैंने ऐसे लिखा फाइनल एग्ज़ाम में, तब मुझे फील हुआ कि फालतू में ही डर रहे थे इतना। जब आप लिखते हो आप डायरेक्ट ऐसे लिखो। हमें ये होता है कि हम लिख कर किसी को चेक करवाना इसलिए नहीं चाहते कि हमें डर रहता है कि कोई हमें जज करेगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती क्या इतनी सी भी। ये मैंने उस दिन फील किया जब मैंने मेंस का एग्ज़ाम में इंग्लिश ऐसे लिखा। इतना टफ नहीं है, आप लिख सकते हो, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखो, डायरेक्ट ऐसे लिखो और किसी से चेक करवा लो। आपके पास सर का गाइडेंस है, सर से चेक करवाओ ऐसे को, इंग्लिश के ऐसे हैं जो, तो आपको वो जो कमी होंगे, और अभी आपके पास टाइम है ऐसे कि आप अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं और डायरेक्ट इंग्लिश में ऐसे लिखिए, डायरेक्ट, कोई ट्रांसलेशन नहीं। मैंने जो फील किया, कोई ट्रांसलेशन नहीं, आप डायरेक्ट अपने जिसमें ट्रांसलेशन के क्वेश्चन आते भी नहीं है तो आप ट्रांसलेशन पे नहीं, डायरेक्ट इंग्लिश में ऐसे लिखिए, जो कमियाँ होंगी वो सर आपको आपकी दूर कर देंगे। और इससे ये डर निकलेगा, ये डर सच में रहता है हिंदी मीडियम के बच्चों को कि कोई हमें जज करेगा कि हमें आपको इंग्लिश नहीं आती क्या। और ये मैंने फील किया जब मैंने पहला एग्ज़ाम लिखा, लेकिन मेरा ठीक था कि मार्क्स भी सही आ गए, और वो उस दिन ही फील किया कि इतना भी नहीं था, करेंगे तो हो जाएगा। फिर इंटरव्यू का तो सर आपको बहुत ही अच्छा गाइडेंस दे देंगे, बहुत अच्छा गाइड कर देंगे। मैं मेरे एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि इंटरव्यू में ये होता है कि इंटरव्यू का डर रहता है कि वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने भी गलती करी, लास्ट टाइम तक पढ़ती रही मैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको इंटरव्यू के 3-4 दिन पहले ही पढ़ाई छोड़ दे तो ठीक है। कुछ वो इतना बेसिक पूछते हैं कि आप डायरेक्ट से उनके आंसर इजीली दे सकते हो। और डायरेक्ट्स में भी बहुत ही मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो पूछते हैं। बाकी सर का गाइडेंस ज़रूर लेना, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन पूछा था इजराई की प्रोसीडिंग का, इजराई की एप्लीकेशन लगी है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा था। तो वो सर की मैंने जब क्लासेस ली थी तो सर ने बता दिया था कि इजराई एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग को बोलते हैं, एग्जीक्यूशन को इजराई बोलते हैं। तो ये मुझे बेनिफिट मिला, और भी बेनिफिट मिले। इंटरव्यू का तो जो यहाँ एक्सपीरियंस था, सर ने मुझे यही कह दिया था फीडबैक में कि मिठाई की तैयारी करो। मैं सर को कह भी रही थी कि सर उस दिन सरस्वती बैठी थी आके सुबान पे, तो मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। तो ये है, बुक्स आपको पढ़नी है, कुछ सब्जेक्ट की आप रेफ़र करें, बाकी हिंदी मीडियम का ऐसा कुछ नहीं है। एक मेंस में एक मैं और बता देती हूँ, आंसर राइटिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस बार जैसे अगर आपने क्वेश्चन देखे हों, सिविल का पेपर ऐसा था कि इजी सा कह सकते हैं हम, टफ नहीं था सिविल का पेपर, ऐसा था। फिर भी कुछ बच्चों के 26 मार्क्स ही आए, कुछ के 40 ही आए, ऐसा क्या? और कुछ के 62, 71 भी मैंने देखे हैं, किसी के मार्क्स हैं। तो ऐसा क्या है? क्योंकि पेपर वो ऐसा था, डिग्री की डेफिनेशन पूछी थी, जो हम 3rd ईयर से पढ़ते आए हैं, डिग्री की डेफिनेशन। तो ये है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी, ये इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक सीधे क्वेश्चन होते हैं जैसे डिग्री की डेफिनेशन पूछी, एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि प्रॉब्लम दे देते हैं आपको और उसका आपको आंसर लिखना है। वो सर आपको बहुत अच्छे से, मुझे भी जो मैंने यहाँ से मॉक टेस्ट लिए थे मेंस में, तो जो मैंने आंसर में जो मेरी पॉजिटिव बात थी कि ये आप आंसर इस तरीके से फ्रेमिंग अच्छी करते हो, वो सर ने मुझे बताई कि इसको लास्ट तक कैरी करना, तो वो मैंने कैरी किया। तो आप लोग भी वो ज़रूर करना। आंसर फ्रेमिंग ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर इस बार सिविल का ऐसा था कि मतलब बेसिक था। जो बच्चा मेंस दे रहा है हर किसी ने वो क्वेश्चंस पढ़े थे, लेकिन फिर भी किसी के इतने ही कम नंबर आए। दूसरा जजमेंट राइटिंग जो है, जजमेंट राइटिंग में ये है कि इसमें भी बहुत डर लगता है। हमें भी 10-15 दिन हमने बहुत ख़राब किए जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस करने में, सीखने में। लेकिन ऐसा है कि अगर आपको सही गाइडेंस मिल गया और आपने उसको शुरू कर दिया तो आप डेली जजमेंट, मैं ये था कि मैं डेली एक जजमेंट लिखती थी और जजमेंट के साथ ऑर्डर राइटिंग भी लिखती थी। तो डेली एक जजमेंट लिख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 30 मिनट में। और करना भी है इतना ही लेके चलो कि 30 मिनट में हमारा जजमेंट हो जाए, क्योंकि फाइनल पेपर में इतना ही टाइम मिल पाता है। तो जजमेंट आप डेली लिखो, तो इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। सिविल पेपर में दोनों ऑर्डर राइटिंग आई थी, शॉर्ट थे, फिर भी स्टूडेंट्स नहीं कर पाए और उनका नेगेटिव उनका हुआ भी। तो जजमेंट राइटिंग आप डेली करें, बस यही है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। किरण ने जो अपने अनुभव शेयर किए, सारे प्रीलिम से लेके और इंटरव्यू तक के, जज्बा और लगन हो तो
कोई सा भी लक्ष्य है वो बड़ा नहीं है आपके सामने, बस ज़रूरत किस बात की है, रेगुलर कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, डिवोशन, इन सब चीज़ों की है वो ज़रूरत है। यदि आपने ये सब अपना दी तो ये दिन दूर नहीं है कि एक दिन आप भी किरण की तरह है वो यहाँ आके और है वो ऑडियंस को है वो एड्रेस करेंगे और अपनी जो सफलता की कहानी है वो शेयर करेंगे। किरण जब पहली बार मेंस के एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले इंस्टीट्यूट में मिली मेरे से, कुछ मॉक टेस्ट वगैरह है वो दिए थे और वो कॉपीज़ वगैरह भी मैंने प्रॉपर चेक की थी। थोड़ा हल्का सा प्रेशर भी था कि मेरी कॉपी चेक की जाए, मेरी कॉपी, क्योंकि इनको एक्सपेक्टेशन था कि सर अगर कॉपी चेक करेंगे तो उसमें हमें कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा कि इसमें ये चीज़ जो है ये आप नोट कर सकते हो और उसको हम एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ यदि चेकिंग है वो नहीं होगी कॉपी की तो फिर हमको बेनिफिट नहीं होगा इससे वो टेस्ट सीरीज़ या वो लेने का। तो मैंने उन कॉपीज़ को प्रॉपर देखा भी, अच्छे आंसर लिखे हुए थे। जजमेंट राइटिंग वगैरह में कुछ यदि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी तो वो मैंने उसके अंदर रिमार्क्स भी है वो अपने हाथ से रेडिंग से लिखे और उनको फॉलो भी किया। जहाँ तक बात सिविल के पेपर की यदि देखी जाए मेन एग्ज़ाम की, तो जब मेन एग्ज़ाम होने वाला था उससे जस्ट दिन पहले एक दिन मैंने लाइव एक सेशन रखा था और उसमें पहला मेरा जो वर्डिंग थी वो यही थी कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है डिग्री को परिभाषित करिए। ये मेरा पहला वर्ड था। आप वीडियो देखना उसका, मेंस से जस्ट पहले मेंस एग्ज़ाम हुआ था 30 अप्रैल और 1 मई को, 29 का होगा, 29 अप्रैल का या 28 अप्रैल का मेरा वीडियो होगा। पहली मतलब वर्डिंग वही थी और वो सिविल का पहला क्वेश्चन यही था, सिविल के मेन एग्ज़ाम का। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो भगवान है वो आपको सही वक्त पर है वो सही बात कहने के लिए वो प्रेरित करते हैं। सिविल में यहाँ से जिसने रेगुलर क्लासें ले रखी है, जिसने रेगुलर बैच ज्वाइन कर रखा, सिविल में तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं आनी, क्योंकि हम सारे एस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, चाहे वो डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे रूलिंग बेस्ड है वो क्वेश्चन है, चाहे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के रूप में, चाहे डायरेक्ट टाइटल या हेडिंग से क्वेश्चन है, चाहे एक्सेप्शन के क्वेश्चन है, सभी एंगल को टच करते हैं। सिविल में तो आप ये मान लो कि यहाँ से रेगुलर क्लासेस थी तो मैं कहता हूँ कि 60+ बहुत सारे बच्चों के नंबर हैं, 60+। क्रिमिनल में उन्हीं कैंडिडेट्स के 50 या 55, 45 भी आपको मिल सकते, बट सिविल में अच्छे नंबर है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था सिविल के पेपर के अंदर जो मैंने मेंस की हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास थी उसमें नहीं पढ़ा रखा हो। 1 दिसंबर से लेकर और 31 मार्च तक 4 महीने कंटिन्यू मैंने मेंस के क्वेश्चन आंसर ही पढ़ाए थे और रोज़ 2 घंटे की क्लास थी मेरी क्वेश्चन आंसर की। तो एक एक क्वेश्चन, जितने मेंस के क्वेश्चन बनते हैं प्रोबेबल, वो सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए थे और उनमें मॉडल आंसर क्या होता है वो बोर्ड पे लिख के वो जो ऑलरेडी टाइप मटेरियल था उसको एक्सप्लेन करते हुए पढ़ा, और उन सबकी रिकॉर्डिंग सारे स्टूडेंट्स के पास थी जिन्होंने मेंस का जो कोर्स है वो ले रखा था या अपने रेगुलर क्लास से जिनका है वो मेंस कॉल हुआ था। तो इसलिए सिविल का जो पेपर था वो तो ऑलमोस्ट अपने स्टूडेंट्स का फर्स्ट क्लास था। हाँ, क्रिमिनल में थोड़ी चीज़ें हटके पूछी थी, थोड़ा सा घुमा के है वो पूछा था, तो उसमें या जजमेंट राइटिंग भी जो है वो 2 जजमेंट पूछ लिए थे। तो क्रिमिनल में थोड़ा सा कमज़ोर, किसी का जजमेंट छूट भी गया, दोनों भी छूट गए, किसी के एक छूट गया, तो क्रिमिनल में थोड़ी है वो नंबर है वो कम मिले, बट सिविल में ऑलमोस्ट है वो अच्छा परफॉर्मेंस था। और किरण के भी आपके कितने नंबर थे सिविल में और आपके आयुषी? 68। तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स जो है उनके वो अच्छे मार्क्स थे सिविल के अंदर। अब मैं नेक्स्ट कड़ी के अंदर एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप करके